हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखो, हम लोगों ने जो है वो HTML CSS वगैरह कवर कर लिए, तो अब हमने कुछ बेस्ट अप्रोचेस करनी है फॉलो, जिसकी बेसिस पे एक प्रोजेक्ट आप अच्छे तरीके से बना सकते हो और फिर उसको मेंटेन भी कर सकते हो। ठीक है, दो तीन चीज़ें होती हैं। देखो, टाइमली वेबसाइट ऐसा नहीं होता कि बना के आपने छोड़ दी, वो टाइमली आपको उसको अपग्रेड करते रहना पड़ता है। बहुत से आपने एप्लीकेशन देखी होंगी, कभी कभार बिल्कुल नई UI आ जाती है। ठीक है, कलर थीम्स अपडेट हो जाती हैं। तो अब एक तरीका तो ये है हमारे पास, एक तो जैसे वैसे ही जब आप कोर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो आपने जो है बहुत सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं, कोड आपका बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है। तो अब उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अभी अपने लेवल पे, वो हम देख रहेंगे। ठीक है, ताकि कल को आपकी वेबसाइट आपने बना ली, ठीक है, लेकिन देखो अभी तक हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक लैंडिंग पेज बनाना है, तो हम लोग क्या कर रहे होते थे कि हर क्लास का हर एलिमेंट को अलग अलग क्लासेस दे रहे हैं और उसको अलग अलग कलर्स दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक वेबसाइट की एग्जांपल लेते हैं। अभी हम बात करते हैं अपने लेवल पे, हम इस वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं। हमने एक HTML का पेज बना लिया, उसके बाद अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको हीरो टेक्स्ट की क्लास दी, इसको अपने पास CSS में कॉल किया और इस पर क्या दे दिया, कलर दे दिया। सही है, ऑरेंज पिंकिश कलर दे दिया इसको। अब तुम आगे गए तो तुम्हारे पास फिर यही चीज़ आई, ठीक है, लेकिन इसका साइज़ वगैरह डिफरेंट था। तुमने इसको क्या कह दिया, सर्विसेज हेडिंग, फिर इसको कॉल किया और फिर इसको कलर दे दिया। ये बात समझ आ रही है। फिर तुमने हर सेक्शन को क्या करा, बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हर सेक्शन को देना है तो हर सेक्शन को जाके बैकग्राउंड कलर इंडिविजुअली CSS में दे दिया। अब जब तुम्हें मैंने कहा कि यार इसके जो थीम्स है ना, कलर थीम, वो अच्छी नहीं है, तुमने क्या करनी है, अपडेट करनी है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितनी दफ़ा कलर दिया है उतनी दफ़ा उसको जाके चेंज करना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, पूरे पूरे डैशबोर्ड्स होते हैं, उसमें क्या करोगे, एक एक बटन पे आके कलर चेंज करोगे? इतना टाइम तो डैशबोर्ड बनाने में नहीं लगा होगा जितना टाइम कलर चेंज करने में लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को ग्लोबली सेट करते हैं, मतलब रीयूजेबिलिटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उतनी से ज़्यादा बढ़ाते हैं, ताकि क्या हो, एक जगह आपने चेंज किया वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाए। अब इसके लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, उसको गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, अपने प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से मेंटेन किस तरह कर सकते हो। तुम लोगों के सबसे ज़्यादा मसले आते थे फोल्डर स्ट्रक्चर में, एक ही फोल्डर में सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, क्लास के नेम कन्वेंशन बिल्कुल ठीक नहीं है, इमेजेस भी, एक इमेज 1 है, दूसरी इमेज 2 है, तीसरी इमेज 3। अबे भाई क्या है इमेज 2, क्या है, नाम होना चाहिए उसका। अगर हीरो सेक्शन की है तो फिर तुमने क्या रख दिया, हीरो सेक्शन। ठीक है, इसी तरह कहीं टेस्टिमोनियल की इमेज है यूज़र की तो क्या लिख दो, टेस्ट यूज़र इमेज या टेस्टिमोनियल इमेज या पर्सन 1 पर्सन 2, इस तरह करके डाल दो। बात समझ आ रही है मेरी? अच्छा, अब इसी तरह सर्विसेज की है, तो सर्विसेज में भी अगर तुम एक कंपनी के लिए बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पर है, अब यहाँ पर क्या है, सर्विसेज की हैं हमारे पास। अब सर्विसेज की मेरे पास 4 GIFs हैं, तो एक तरीका क्या है, पहले वाले को मैं रखूँ सर्विस 1, दूसरी को सर्विस 2, सर्विस 3, सर्विस 4। सही है, ये अच्छी अप्रोच नहीं है। क्यों? आपको देखकर पता चल रहा है कि किस चीज़ की इमेज है? नहीं पता चल रहा। बेहतरीन तरीका क्या है, आपने पहले वाले में रखते क्या, UI UX सर्विस, या सिर्फ UI UX भी रख सकते थे। इसी तरह वेब डेवलपमेंट, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग, इसी तरह सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस। और इमेज का आगे उसमें आइकन डॉट एक्सटेंशन लगी हुई होती तो पता चल जाता भाई ये क्या है, एक इमेज है। और पता किस तरह चलता कि वो इमेज के फोल्डर के अंदर पड़ी होती, ऐसे नहीं कि तुम्हारी मेन रूट फाइल में धड़ाधड़ सारी फाइलें तुम लोगों ने डाल दी हैं, वीडियो भी वही है, इमेज भी वही है, कुछ पता ही नहीं है भाई चल क्या रहा है। हाँ, तो इस तरह नहीं होता काम। तो भाई थोड़ा सा पहले डॉक्यूमेंट देखते हैं और फिर जो है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
सबसे पहले क्या लिखा है भाई, वाई प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मैटर्स, इफ़ वी जस्ट डंप ऑल HTML CSS एंड इमेजेस इन वन फोल्डर, जो कि तुम लोग करते हो, द प्रोजेक्ट बिकम मैसी, हार्ड टू मेंटेन, मेक्स टीम वर्क हार्डर, इंक्रीजेस रिस्क ऑफ ओवर राइटिंग फाइल्स। अच्छा, अक्सर ये होता है कि तुम गूगल से जब इमेज को डाउनलोड करते हो कभी कभार और दोबारा डाउनलोड करते हो तो सेम नेम से भी कभी कभार डाउनलोड हो जाती है, तो वो आपको ओवरराइट के ऑप्शंस भी देता है। अब तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने पहले इतना कचरा मचाया हुआ है अपने फ़ोल्डर में कि तुमने कोई इमेज कॉपी पेस्ट करके वहाँ डाली, उसने बोला भाई ओवरराइट करनी है, तुमने बोला करो भाई काम तो चले मेरा। पता चला जब पिछले पेज पे दोबारा गए तो बोल लो सर अरे वहाँ की इमेज कहाँ चली गई, मैंने तो यहाँ पे चेंज करी थी। तो ओवर राइटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर भाई हमारे पास गुड फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों, ठीक है। उससे क्या होता है, नेविगेशन में आसानी होती है, अपडेट्स आप जल्दी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप रियल कंपोनेंट तक आसानी से नेविगेट कर लोगे। और फिर क्या है भाई, टीम कोलैबोरेशन में भी आसानी होती है, आपको हर बंदे को बताना नहीं पड़ता भाई ये इमेज नंबर 1 2 3 4 7 8 जो है वो एक एप्पल की इमेज ला रही है, भाई सीधा सीधा apple.img कर दो या apple.png कर दो, तो पता चल जाएगा अगले को कि किसकी इमेज है, एप्पल की इमेज है। अब जो अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, सबसे पहले आप आए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या बना ली, HTML की फाइल्स। अच्छा, यहाँ पर हम अगर ज़्यादा हमारे पास पेजेस होते हैं तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, सिर्फ index.html। बाकी आपकी अबाउट और कॉन्टैक्ट के लिए आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हो पेजेस का, अब वो फाइल आपकी कहाँ चली जाती हैं, पेजेस में चली जाती हैं। बात समझ आ रही है। इसी तरह फिर आप बनाते हो क्या, CSS में आपकी style.css होती है, जो कि आपकी क्या होती है, रूट फाइल होती है। अब स्टाइल में क्या करोगे, तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट में, तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट की थीम, तुम्हारे प्रोजेक्ट के फ़ॉन्ट साइजेस, तुम्हारे प्रोजेक्ट के फ़ॉन्ट कलर्स, तुम्हारी प्रोजेक्ट की फ़ॉन्ट फैमिली, वो सब कहाँ पर तुम रखोगे, style.css में। और फिर वहाँ पर मेन डायरेक्टरी में डिफ़ाइन करके अब तुम उसको हर जगह यूज़ करोगे। समझोगे, हर तुम्हारी जो लिंकिंग हो रही है ना चीज़ों की, वो कहाँ से आ रही है, तुम्हारे पास style.css से। तो कल को तुम्हें कलर चेंज करना होगा तो तुम style.css में गए, मेन पे गए, क्लास पे, वहाँ पे कलर चेंज किया, क्या हुआ, पूरी एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। ये बात समझ आती है। इसी तरह फिर जावास्क्रिप्ट अभी हमने नहीं करी, जब करेंगे तो जावास्क्रिप्ट का अलग फ़ोल्डर बना लेना। इमेजेस के अंदर इमेजेस आ जाएंगी, फ़ॉन्ट्स के अंदर फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट तब यूज़ करते हैं जब हम कस्टम फ़ॉन्ट्स उठा रहे होते हैं। कस्टम फ़ॉन्ट्स हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, CDN के थ्रू, जैसे हमने बूटस्ट्रैप यूज़ करी है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका फ़ोल्डर फ़ॉन्ट स्टाइल का डाउनलोड करो और फिर अपने पास यूटिलाइज़ कर लो। एसेट्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपके पास, कोई वीडियो आप यूज़ कर रहे हो, PDFs यूज़ कर रहे हो या अदर कोई डाउनलोडेबल फाइल्स यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी आपको वहाँ रखोगे एसेट्स के अंदर। अच्छा, इमेजेस का फ़ोल्डर भी आप एसेट्स के अंदर रख सकते हो। अब बात आ रही है भाई ग्लोबल वर्सेस पेज स्पेसिफिक स्टाइल्स। ग्लोबल स्टाइल्स तुम्हारे क्या होते हैं, शेयर्ड अक्रॉस ऑल द पेजेस, जिसमें आप कहाँ पर रखोगे उसको, मेन फाइल कौन सी होती है, जैसे HTML की इंडेक्स होती है, इसी तरह स्टाइलिंग की क्या होती है, CSS की style.css। पेज स्पेसिफिक रखना है तो फिर क्या करोगे आप, सिंगल पेज ओनली है, अबाउट का पेज है, अबाउट के लिए अलग बनेगी, सर्विसेज का पेज है, सर्विसेज के लिए अलग बनेगी, कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट के लिए अलग बनेगी। करना क्या होता है भाई, आपने सबसे पहले कौन सी लोड करनी होती है, style.css। मैंने बताया था कोड हमारा रीड कैसे होता है, टॉप टू बॉटम। तो पहले हमारी मेन फाइल चलनी चाहिए style.css, फिर आपकी अबाउट की रेंडर होगी। यहाँ तक बात समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं और यहाँ इसको दे देते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। इसके अंदर आते हैं cmd कोड डॉट। ठीक है भाई, हमारा प्रोजेक्ट खुल गया। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, index.html
HTML, ये हमारा क्या है, प्रोजेक्ट का मेन एंट्री पॉइंट है। अगर तुम डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हो, पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले तुम्हारी फ़ाइल कौन सी रीड होती है, index.html। अगर वो तुम्हें रूट पे नहीं मिलेगी तो तुम्हें क्या बोलेगा वो, फाइल नॉट फाउंड। यहाँ पर हो गया, हम एक सिंपल सी बॉयलर प्लेट बना लेते हैं और यहाँ पर हम h1 दे देते हैं, सेव कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हम बना रहे हैं भाई मल्टी पेज वेबसाइट। तो हमने सबसे पहले क्या क्रिएट कर लिए, पेजेस का फोल्डर क्रिएट कर लिया। पेजेस के फोल्डर के अंदर हमारे पास थे about.html और हमारे पास था contact.html, ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। फिर हमने क्या करा, अब हमें क्या चाहिए, स्टाइल्स चाहिए। तो हमने क्या करा भाई, CSS की फ़ाइल बनाई। CSS में हमारे पास मेन कौन सी आ गई, स्टाइल डॉट अबाउट डॉट CSS और इसी तरह contact.css। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, इमेजेस भी होती हैं। तो हमने बना लिया क्या, इमेजेस का फोल्डर, और यहाँ सारी क्या आ जाएंगी, इमेजेस आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास होगा एसेट्स का फोल्डर, ठीक है। एसेट्स के फोल्डर में हमारे पास बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ तक कोई मसला, मेन हमारी फ़ाइल कौन सी रीड होती है, इंडेक्स की रीड होती है। तो इंडेक्स के साथ बस कनेक्ट हो गई CSS। अब वो कहीं भी कितनी इन डेप्थ हायरार्की में रखी हो वो आ जाएगी, लेकिन इंडेक्स रीड होती है। इंडेक्स ही रीड नहीं होगी तो बाकी प्रोजेक्ट ही नहीं चलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हारी कनेक्ट कहाँ से, इंडेक्स से। डॉक्यूमेंट पे आते हैं। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या आ जाता है, नेवर कीप एवरीथिंग इन रूट, ओनली मेन HTML फाइल स्टे देयर, नेम फाइल फोल्डर इन लोअर केस विद डैश इंस्टेड ऑफ स्पेसेस। स्पेसेस के साथ तो वैसे भी देना सही नहीं है, मैंने आप लोगों को कुछ केसेस बताए थे, उन केसेस पे से हम किसी पे भी जा सकते हैं। जब आप एक दफ़ा दोबारा केसेस निकाल लेते हैं हमारे पास, नहीं, हम जाएंगे इस पे पास्कल इस पे, पास्कल कैसे, अच्छा, हमारे पास केसेस जो होते हैं उसमें हम एक पास्कल होता है, एक बड़ा अजीब सा नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका केस का। हाँ, हाँ ये रहा ना, कबाब केस, ये रहा, ठीक है। कबाब केस में क्या होता है, ऑल्सो नोन एज स्पाइनल केस और हाइपर केस इज अ नेमिंग कन्वेंशन वेयर वर्ड्स इन द फ्रेज आर सेपरेटेड बाय हाइफन्स एंड रिटन इन लोअर केस। तो हमारे पास जो एग्जांपल आई है वो क्या आई है, किसकी आई है, कबाब केस की आई है, ठीक है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट में इसको ऐड भी कर देते हैं। अबाउट अस, ये कौन सा केस यूज़ हुआ हुआ है, कबाब केस। अच्छा, पॉइंट 3 ऑप्शनल है, स्किप करते हैं। अच्छा, यहाँ पर है यूज़ डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स, जो मैं तुम लोगों को कह रहा था, अवॉइड image1.jpg, इंस्टेड यूज़ हीरो बैनर, या आपका वो नाम रखो जो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। कीप एसेट सेपरेट, डोंट मिक्स CSS, जावास्क्रिप्ट एंड इमेजेस इन वन फोल्डर। फिर यू अवॉइड एब्सोल्यूट पार्ट्स, यूज़ रिलेटिव पार्ट्स, सो प्रोजेक्ट वर्क्स एनीवेयर।
अब ये देखो यहाँ पे तुम लोगों ने गलती करी हुई थी कि तुम्हारे पास तुम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट को रिलेटिव पाथ यूज़ करने के बजाय एब्सोल्यूट पाथ दिए हुए थे, जिससे क्या हो रहा था, अगर तुम डिप्लॉय भी कर रहे हो तुम्हारे पास इमेजेस नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो इमेज कहाँ से ढूंढ रहा है, ड्राइव सी यूज़र सारम डेस्कटॉप लोगो डॉट png, जो कि मिल ही नहीं सकती उसको। मेरी ड्राइव सी मैंने थोड़ी अपलोड करी है सर्वर पे, बात समझ आ रही है? मैंने तो इमेजेस का फोल्डर करा है, तो इमेजेस में ही से ही एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं, उसके अलावा एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती। अब बात करते हैं असल किस पे, रीयूजेबिलिटी पे। फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। HTML CSS कोर पे रहते हुए हम चीज़ों को कितना ज़्यादा ये रीयूजेबल बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, यूज CSS वेरिएबल इन रूट एंड अप्लाई ग्लोबल रीसेट एंड रीयूजेबल क्लासेस। अब सबसे पहले आते हैं कहाँ पर, हम अपने मेन कहाँ पर, स्टाइल डॉट CSS में। यहाँ पर आते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। लाइक मार्जिन सबसे पहले क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, पैडिंग 0 कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई आती है। और हम क्या कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इतना काम कर लिया। अब यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारी ओवरऑल एप्लीकेशन में अप्लाई हो गया। क्यों? क्योंकि मेन रूट फाइल कौन सी है, इंडेक्स। ये सारी पीछे जो फाइलें हैं वो कनेक्ट किससे हो रही हैं, इन दी एंड इंडेक्स से आके कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। और इंडेक्स में CSS लगी हुई है स्टाइल की, और स्टाइल क्या कह रहा है कि भाई क्या कर दो, पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब मैं बात कर रहा था अपनी वेबसाइट की थीम की। मैंने क्या करना है, एक मेरे पास कीवर्ड होता है रूट के नाम से, ठीक है। अब रूट के अंदर क्या करते हैं, हम रूट के अंदर हम बनाते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। जो चीज़ें हमें चाहिए लाइक कलर्स, फॉन्ट साइजेस, इस तरह की चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, और उन वेरिएबल्स को फिर हम एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी का क्या मतलब होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्राइमरी, पहले इसकी प्रायोरिटी है। सेकेंडरी मतलब सेकंड पे आ रहा है, टर्शरी भी होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो मैंने क्या करा, क्लासेस बनाने की भी कुछ नेमिंग कन्वेंशन है जो कि इस तरह से होती है। आपने डबल हाइफन्स लगाए और आपने दिया प्राइमरी कलर होता है हमारे पास। अच्छा, ये नाम तो आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, नाम मैटर नहीं करता, नाम तो आप जो बनाओगे वो आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस है। आपने लिखा प्राइमरी कलर, ठीक है, यहाँ पर आएगा कॉलन, और आपने क्या दे दिया, कलर का नाम दे दिया, ठीक है। आपने ब्लू कलर रख दिया, आपने दिया सेकेंडरी कलर, और इसको दे देते हैं ब्लू के साथ कौन सा कलर सही रहेगा, नेवी। और यहाँ पर हमने इसको सेमी कॉलन लगा दिया ना, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ये तो कलर हो गए। कलर के साथ हमारे पास क्या होते हैं, बैकग्राउंड कलर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम, लेकिन आपने जब प्राइमरी कलर दे दिया और सेकेंडरी कलर दे दिया, अब प्राइमरी कलर को आप अगर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी में यूज़ करोगे और कलर दोगे तो सिर्फ कलर है ना, ये तो नहीं बता रहा कि आपने टेक्स्ट को कलर देना है या आपने बैकग्राउंड को कलर देना है। ये बात समझ आई? अच्छा, यहाँ पर अभी 2 क्लासेस बनाते हैं और यहाँ आते हैं, ठीक है। नीचे मैंने क्या करा, इसी H1 पे काम कर लेते हैं। ये H1 था, मैंने क्या करा, इसको कलर क्या देना है, प्राइमरी कलर जो कि हमारी वेबसाइट में चलेगा। तो मैंने H1 को कॉल किया और मैंने इसको दिया कलर, और अब मैं यूज़ करूँगा वार। वार मतलब वेरिएबल, और वेरिएबल मेरे पास जो डिफ़ाइन हुए थे वो आ गए। मैंने इसको उठाया और मैं अपनी वेबसाइट पे गया।
रूट में हमने ये बना लिया स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल हमारे पास काम कर रहा है। अच्छा, हमारे पास कनेक्शन सही नहीं हुआ बिकॉज मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो हमने डॉट स्लैश लगाया, हमारे पास सी एस एस की फ़ाइल आ गई, फ़ोल्डर आ गया सॉरी, और उसके अंदर हम गए तो स्टाइल डॉट सी एस एस मिल गया। हमने सेव करा, हमारे पास सी एस एस अप्लाई हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास अगर 10 H1 भी हों, ठीक है, या तुम्हारे पास जो है अब तुमने किस तरह यूज़ करना होता है, जैसे कि तुमने अब बनाया पैराग्राफ, ठीक है, लॉरम 30 कर देते हैं इसको। अब तुम पैराग्राफ को जब एक्सेस करोगे, अब तुमने कुछ भी देना है, काम तुम्हारा वही वाला होगा। अब तुम सिर्फ कलर क्या दे दोगे, कलर क्या दे दोगे, प्राइमरी कलर दे दोगे। तो इससे क्या होगा, अब 10 दफ़ा भी हो तुमने यहाँ पर आना है और सिर्फ एक दफ़ा कलर चेंज करना है, तुम्हारी पूरी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर एक वेबसाइट की थीम लेते हैं, सही ये वाली वेबसाइट है, इसमें तुम्हारे पास कितने कलर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 कलर्स आ रहे हैं। तुमने पांचों कलर्स क्या करा, वेरिएबल्स बना के उसमें रख दिए। अब जहाँ भी तुम्हें पिंक कलर की ज़रूरत पड़ी तो तुमने कोड में कलर नहीं दिया, तुमने कौन सा कलर कॉल किया जिसमें भी तुमने रखा था, लाइक अगर सेकेंडरी में रखा था तो तुमने सेकेंडरी कलर कॉल किया। अब तुम्हें कल को कलर चेंज करना है, सिर्फ जो ब्लैक है ना बिल्कुल, उसको क्या करना है, हल्का सा ग्रे पे लाना है। तो तुम कहाँ जाओगे, मेन अपने प्राइमरी कलर में गए, वहाँ से उसको ब्लैक को क्या कर दिया, ग्रे कर दिया, तुम्हारी पूरी वेबसाइट की थीम ग्रे हो गई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें एग्जाम्पल में क्या क्या मिल रहा है, प्राइमरी कलर मिल रहा है, सेकेंडरी कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर। आप लोग क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी वेबसाइट बनाने जा रहे हो, पहले उसको क्या कर लो, अच्छी तरह गो थ्रू कर लो। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास टेक्स्ट कलर है वो बैकग्राउंड में यूज़ नहीं हुआ हुआ, ऑल्टरनेट चलता है। अगर बैकग्राउंड आपका लाइट है यूजुअली, तो आपके पास बाकी कंटेंट क्या होता है, डार्क में हो रहा होता है विजिबिलिटी के लिए। और अगर वेबसाइट क्या है, डार्क है, तो आपका कंटेंट क्या होता है, लाइट होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी कलर थीम यूज़ करना चाहें तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, एक डिव बना लेते हैं, या एक काम करते हैं, बॉडी जो है हमारी, बॉडी यूज़ नहीं करेंगे, चलो एक डिव बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या करते हैं, सबको रैप कर देते हैं। इस डिव को क्लास दे देते हैं मेन बॉडी, ठीक है। इसको एक्सेस करते हैं अपनी CSS में, मेन बॉडी, इसकी हम हाइट दे देते हैं 100 VH। मैंने आप लोगों को बताया था क्यों यूज़ होता है, VH होता है हमारे पास व्यू पोर्ट हाइट, मतलब जितनी भी स्क्रीन की हाइट है उसका 100% ले लो। परसेंटेज में दूंगा तो सेम काम होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज अपने पेरेंट की पूरी हाइट लेता है, लेकिन इसमें यहाँ पे कोई पेरेंट नहीं है, हम डायरेक्टली किसको क्या बोल रहे हैं कि हाइट 100% दो। चलो पेरेंट की भी लेता है, अगर मैं इसका कोई पेरेंट बना दूँ तो पेरेंट को हमें कोई ना कोई हाइट देनी पड़ेगी, तो उसको क्या दोगे भाई, उसको परसेंटेज में दोगे, फिर उसके पेरेंट को हाइट दो ताकि वो उसके पेरेंट की परसेंटेज ले सके। सीधी सी बात है ना भाई। तो हमें किसी को हाइट तो देनी पड़ेगी। तो जब हमारे पास जो मेन हमारा, समझो ये पेरेंट ही है, मेन बॉडी क्या है, पेरेंट है, इसको हमने पूरी स्क्रीन की हाइट देनी है। मतलब अगर मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे भी आ जाऊँगा। 100 VH का मतलब है डेस्कटॉप की जितनी भी हाइट हो वो क्या ले लो, पूरी ले लो। अब इसको हम देंगे क्या, एक बैकग्राउंड कलर देंगे, वेरिएबल देंगे। अच्छा, अब हम इस तरह से बना लेते हैं, हम थोड़ा सा इसको और डिवाइड करते हैं। लाइक अगर मैं प्राइमरी कलर लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ कर देता हूँ प्राइमरी बैकग्राउंड कलर, सेकेंडरी बैकग्राउंड कलर। यहाँ से इसका कलर उठाते हैं,
और यहाँ पर इसको रख देते हैं। ठीक है, ये आपके प्राइमरी कलर आ गया। और थोड़ा सा डार्क वाला कहाँ है, ये लाइट है और ये वाला डार्क है। ठीक है, इसको ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी में डार्क कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक ये कलर भी है। इसको कलर ये ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी हम यहाँ से उठाएंगे। ये रहा लीनियर ग्रेडियंट, इसको कॉपी किया पूरे को, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर, और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ये बात समझ आई? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या दे दिया, प्राइमरी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसको। आ गया प्राइमरी बैकग्राउंड कलर पूरी वेबसाइट पे। अब यहाँ पर हम एक सेक्शन बना लेते हैं, या हम कॉन्सेप्ट पे रहते हैं क्योंकि और चीज़ें कवर करनी है। अब हम जो है किस पे आ जाते हैं, टेक्स्ट कलर पे आ जाते हैं। तो टेक्स्ट कलर पे आने के बाद अब यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर क्या है, यहाँ से उठाते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर स्पैन टेक्स्ट, यहाँ पे लोड नहीं हो रहा, आ गया। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ इसी तरह प्राइमरी टेक्स्ट कलर। ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं सेकेंडरी टेक्स्ट कलर। सेकेंडरी टेक्स्ट कलर में हमारे पास क्या है, वाइट हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको कर देते हैं वाइट। यहाँ तक बात समझ आ रही है भाई? ठीक है ना? तो अब हम H1 की बात करते हैं। तो H1 को हमने दिया प्राइमरी टेक्स्ट कलर दे दिया, और पैराग्राफ को क्या दे देते हैं, सेकेंडरी दे देते हैं। सेव करते हैं, वेबसाइट पे आते हैं, आ गया। इसी तरह अब तुम लोग क्या करोगे, ग्लोबल क्लासेस बनाओगे, और जहाँ पर आपके पास फिर इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो फ़ॉन्ट फैमिली डली हुई है। ठीक है, अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली आप इस तरह डालने के बजाय आप क्या करोगे, आप यूनिवर्सल सेलेक्टर में डाल दोगे, क्योंकि ओवरऑल क्या होती है, फ़ॉन्ट सेम ही होती है। और अगर इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को देना हो तो फिर आप उसको अलग से एक्सेस करके दे सकते हो। इसी तरह हेडिंग साइज़ भी दिए हुए, पैराग्राफ साइज़, स्मॉल टेक्स्ट। यार रैम भी यूनिट होता है। ठीक है, रैम हमारे पास बराबर होता है, एक रैम होता है बराबर 16 पिक्सल के। बोल्ड नहीं करता, सिर्फ साइज़ है। साइज़ है मतलब वो तो तुम जो चीज़ लिख रहे हो पीछे उसके हिसाब से है ना। यहाँ हेडिंग साइज़ की बात हुई हुई है तो साइज़ पे लगेगा। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, यूज़ करने का तरीका बताया हुआ है। यहाँ पर हेडिंग साइज़ दे दिया, सबको इसने क्या अप्लाई कर दिया, हेडिंग साइज़। जब चेंज करना हो तो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर मार्जिन डिफ़ॉल्ट दे दिया इस तरह के। अच्छा, अब ये बोल रहा है रीयूजेबल यूटिलिटी क्लासेस भी बना सकते हैं हम। कैसे बना सकते हैं कि आपने बनाने कुछ बटन्स। अब आप क्या करो, एक बटन बनाओ, ठीक है, उसकी क्लास आपने लिख दी BTN, और आपने BTN होवर वगैरह करके उसको सारा डिज़ाइन कर लिया। अब तुमने सिर्फ सिंपल क्या करना होगा कि जब तुम्हें वो बटन दोबारा चाहिए कहीं भी, तो तुमने वहाँ पर सिर्फ क्या लिखना होगा, उसकी क्लास में BTN, और पूरा स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह देखो, टेक्स्ट प्राइमरी है, टेक्स्ट सेकेंडरी है, BG प्राइमरी है, BG सेकेंडरी है। फिर तुम्हारे पास मार्जिन टॉप बॉटम और पैडिंग 1 आ गया, इसको भी कस्टमाइज़ करा हुआ है। यहाँ तक बात समझ आई? तो अब तुम लोग प्रोजेक्ट में जो काम करोगे वो इसी तरीके से करोगे कि तुम्हारी CSS क्या होगी भाई, एक रीयूजेबिलिटी
को फॉलो कर रही होगी। इसी तरह रूट पे तुम्हारे फाइल्स बनेंगे और रूट में तुम्हारी CSS लिखी जाएगी और वो वेरिएबल्स पे तुम यूटिलाइज़ करोगे। यहाँ तक क्लियर है सबको?